हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। अभी तक हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसके 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब जो लेक्चर 3 है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। और एक बात और, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखा कीजिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो स्किप कर करके देखने से क्या होता है कि जो टॉपिक मैं अच्छे से समझा रही हूँ ना, आपको पता तो चल जाता है टॉपिक ये चल रहा है, लेकिन जो समझाना होता है ना वो रह जाता है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। विद्युत वाहक बल, जिसे अपने इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, या फिर इसको अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMF भी बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो ये क्या चीज़ है समझना। सबसे पहले इसको, विद्युत वाहक बल का मतलब होता है कि जो हम गैल्वेनिक डेनियल सेल हम पढ़ते हैं, उन सेलों के अंदर जो इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर हम पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। समझना इस चीज़ को। जैसा आपने पीछे पढ़ा था कि जब हम डेनियल सेल पढ़ रहे थे, तो डेनियल सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, कोई भी सेल हो, है तो एक ही बात है, वोल्टेज सेल हो, तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा था कि एक तरफ तो हमारे पास किसका था, एनोड था, और एक तरफ हमारे पास कैथोड था। एक तरफ तो हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था और एक तरफ हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था, और दोनों के बीच क्या प्रवाहित करवाए जा रहे थे, हम विद्युत धारा का प्रवाह करवा रहे थे। अब आपको पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब दोनों के बीच में विभव का अंतर होगा। बिना विभव के अंतर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। क्लियर बात। अब आपको पता है दोनों के बीच क्या है, विभवों का जो अंतर है ना, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो आप ले रहे हो उनके बीच उत्पन्न विभवों के अंतर को ही हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विभवों के अंतर को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को घटाकर, यानी आप कैथोड में से, जो आपके पास कैथोड का इलेक्ट्रोड है उसको, उसमें से एनोड के इलेक्ट्रोड के मान को घटाओगे तभी क्या आएगा, आपके पास विद्युत वाहक बल का मान आएगा। इजी सी बात है। जब कभी भी दो चीज़ों के बीच आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों के बीच जो अंतर आपको ज्ञात करना है, तो ऑब्वियस सी बात आप माइनस ही करते हो। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा E नॉट सेल। ये जो E नॉट सेल है ये किसको बता रहा है, विद्युत वाहक बल को। और E नॉट सेल बराबर क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। E नॉट कैथोड यानी जो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है डेनियल सेल के अंदर, एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, जो डेनियल सेल के अंदर आपके पास जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह काम करेगा, E नॉट कैथोड की तरह। और जो आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। और दोनों को माइनस करने पर जो अंतर आएगा वो किसको बताएगा, आपके विद्युत वाहक बल को बताएगा। ठीक है, अब एक डेफिनेशन यहाँ पे मैं इसको पूरे एक बार रिपीट कर देती हूँ और आपको ध्यान से सुनना इसको। गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवों का अंतर आ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, विभवांतर बोल रहे हैं। ठीक है, उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे विभव मापी की सहायता से भी मापा जा सकता है। अगर दोनों सेलों को, जो हम पीछे किससे जोड़ रहे थे, गैल्वेनोमीटर से जोड़ रहे थे, अगर हम वहाँ पर विभव मापी भी जोड़ देते हैं तो उससे भी हमें क्या मिल जाएगा, अंतर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ जब आप फिजिक्स की प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें जो आप देखोगे विभव मापी, आप जब जोड़ के देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे होते हैं। छोटे छोटे वॉच के जैसे आप देखोगे यंत्र होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको कहा इसे विभव मापी की सहायता से मापा जा सकता है। मानक अवस्थाओं पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मानक विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब बात आती है मानक अवस्था क्या चीज है। मानक अवस्था यानी स्टैंडर्ड स्टेज को अपने बोलते हैं। स्टैंडर्ड स्टेज क्या होता है, यानी जिसमें हमने टेम्परेचर और अपने प्रेशर को फिक्स करते हैं, यानी जो हम सेल लेके चल रहे हैं उस सेल के अंदर अब हमने क्या कर लिया, टेम्परेचर को फिक्स कर लिया। टेम्परेचर तो हम कितना लेते हैं, 298 केल्विन, और जो हमारे पास प्रेशर है वो हम लेते हैं 1 atm। क्लियर बात है। जब हम ताप और दाब एक मतलब समान कर लेते हैं, उनका फिक्स मान कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम सेल का मान ज्ञात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, E नॉट सेल बोलेंगे। समझ आ गई बात। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहा जाता है। पीछे मैंने आपको देखो बताया था, एक होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है आपका अपचयन विभव।
ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे अपना ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन विभव, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जो ऑक्सीकरण विभव होता है उसको हम ई ऑक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण विभव पूरा नाम ना लिख के अगर हम ई ऑक्स लिख देते हैं ना तो भी समझ जाना ये ऑक्सीकरण विभव को बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि ये जो ऑक्स होता है किसको बता रहा है, ऑक्सीडेशन को बता रहा है, और ई तो आपके विभवांतर को लेके चल रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसके बारे में, रिडक्शन के बारे में, तो रिडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, रिडक्शन में लिख सकते हो RED, जो किसको बता रहा है, रिडक्शन को। यानी आपका एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, एक और फॉर्मूला आपका बन जाएगा E नॉट सेल बराबर E नॉट रेड माइनस में E नॉट ऑक्स। क्लियर बात, समझ आ गई होगी। अब बात आती है कि हम इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि E नॉट Ag प्लस Ag जो है वो 0.80 वोल्ट का है, और E नॉट Fe प्लस टू Fe प्लस 3 जो है वो 0.77 वोल्ट का है। तो EMF ज्ञात करो, यानी आपको किसका मान फाइंड आउट करना है, आपको EMF यानी E नॉट सेल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसने बोला है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, अब आपको इसने बोला है कि EMF का मान कैसे ज्ञात करोगे। आपको पता है फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, E नॉट सेल का मान ज्ञात करोगे तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड है। अब रिएक्शन के अंदर जो आपको ये सारा क्वेश्चन दे रखा है, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो पीछे मैंने आपको बता रखा था, मैंने आपको ट्रिक बता रखा था लोन, आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रिक बता रखा है पीछे लोन। लोन का मतलब होता है, L से होता है लेफ्ट हैंड साइड, O से होता है ऑक्सीडेशन, N से होता है एनोड, और A से होता है एनोड सॉरी, और N से होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको पता है जो एनोड होता है ना उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। अब इन दोनों में से अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम कौन कर रहा है, आपका आयरन कर रहा है। पहले Fe+2 था, अब Fe+3 बन चुका है, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो इस कंडीशन में ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, ये एनोड की भांति कार्य कर रहा है। समझ आई बात। दूसरी बात इसने क्या बोला है कि जो Ag+ है वो क्या बना रहा है, Ag बना रहा है। और पीछे हमने डेनियल सेल में समझा था, और मैंने अपचयन विभव की डेफिनेशन भी आपको समझाई थी कि इसमें अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। और अपचयन किस पे होता है, कैथोड पर होता है। जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके इसके जो पहले वाले 2 लेक्चर्स है वो देख लेना, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। अब आपको कैथोड की वैल्यू पता लग गई, E नॉट कैथोड की, और E नॉट एनोड की वैल्यू भी पता लग गई। अब आपने यहाँ से E नॉट सेल का मान निकाल लेना है। E नॉट सेल का मान निकालोगे तो आपका E नॉट सेल का क्या आंसर आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। और साथ ही साथ जिसने मेरा लेक्चर सेकंड नहीं देखा इस चैप्टर का, वो लेक्चर सेकंड पहले देखे, देखने के बाद इस सेल का जो निरूपण है वो क्या होगा ये भी आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि कल मैंने इसको समझा दिया। तो एज ए ये क्या है, आपके एक होमवर्क की तरह है, तो आप इस पर वर्क करोगे, ठीक है। तो अब बात आती है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, अच्छे से समझना। देखो अब बात ये आती है कि जैसे हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे डेनियल सेल था, ठीक है। तो डेनियल सेल में हमने जिंक को क्या किया था, एनोड के रूप में लिया था, और कॉपर को किसके रूप में लिया था, कैथोड के रूप में लिया था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जिंक को हमें एनोड लेना है, कॉपर को हमें कैथोड लेना है। तो इनके भी क्या होते हैं, एक फिक्स मान होते हैं, और उन मानों से हमें पता लगता है कि किसको एनोड लेना है, किसको कैथोड लेना है, किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा, ठीक है। क्योंकि जिंक कॉपर का तो चलो आपको पता लग गया, डेनियल सेल में मैंने आपको बता दिया तो आपके माइंड में क्लियर है, पर कैसे है ये नहीं क्लियर। समझ आई मेरी बात।
एक बार तो यूँ समझो कि आपने उसको रट लिया कि ये एनोड है, ये कैथोड है, पर क्यों है, कैसे पता लगाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम क्लियर करने के लिए एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, वो है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट हम किस पे डिस्कस करेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर। और अभी जो मैंने आपको पीछे समझाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे ये पता चलता रहेगा कि आप लोग कितने एक्टिव है अपनी पढ़ाई को लेकर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट तो। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से है ना ये पता लगाया जाता है कि भाई किसका अपचयन होगा और किसका ऑक्सीकरण। ठीक है, पहली बात तो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये क्या चीज़ है, नाम से आपको क्या क्या चीज़ें पता लग रही है। देखो, मैंने आपको शुरू से बोलते आई हूँ कि जब हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना, तो डेफिनेशन से पहले उस हेडिंग को ध्यान से देखो। हेडिंग से बहुत चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाती है। देखो, मैंने कहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। ठीक है, और स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या लेते हैं, ताप दाब क्या ले लेते हैं, हम मानक लेके चलते हैं, यानी उसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या बोला, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब बात आती है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब हम किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोड तैयार करेंगे तो हम उसी के धातु की छड़ को उसी के बने विलयन में डुबोएंगे, तभी हमें उसका इलेक्ट्रोड मिलेगा। दो बातें क्लियर होगी। आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है तो मतलब हाइड्रोजन की छड़ को उसी के बने विलयन में डुबोना है। दूसरी और एक बात क्या होगी कि ये मानक कंडीशन में होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात ये आती है कि जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन को ही क्यों चुना और हाइड्रोजन में ऐसे क्या क्या गुण है जिसके कारण से हमने हाइड्रोजन को चुना। और दूसरी बात ये आती है कि बच्चों के मन में आएगा कि मैम हाइड्रोजन तो धातु है ही नहीं। हम इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन ये पढ़ते हैं, जब किसी भी धातु की बनी छड़ को उसी के बने विलयन में डुबोते हैं तो उससे उसका इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन आना वाजिब है। बच्चे क्वेश्चन पूछते भी हैं कि मैम हाइड्रोजन जो है वो तो धातु है ही नहीं, हाइड्रोजन को हम या तो नॉर्मल परमाणु देखते हैं या फिर हाइड्रोजन का हमें गैस मिलता है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड हम कैसे तैयार करेंगे, तो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार करने के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक पतली तार लेनी है। किसकी, प्लेटिनम की तार लेनी है। किसकी तार लेनी है आपको, प्लेटिनम की तार। और ये जो प्लेटिनम की तार है इसके स्टार्टिंग पॉइंट में आप एक प्लेटिनम से जो प्लेटिनम की जो आप यूँ बोल सकते हो लेपिस सीरा जो है वो आप ले सकते हो। ये हमने क्या ले लिया, प्लेटिनम का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इस तरीके से बीकर से कवर कर देना है और बीकर के साइड में थोड़ा सा यूँ स्पेस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी बताऊंगी, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो आपने ले ली प्लेटिनम की तार, एक आपने ले लिया बीकर, और प्लेटिनम की जो तार है उसके अगले सिरे पर आपने क्या ले रहा है, प्लेटिनम का छोटा सा टुकड़ा उसके साथ जोड़ रखा है। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से डुबोना है, किसमें, H2SO4 के विलयन में। किसमें डुबो के रखना आपको, H2SO4 का विलयन। ये आपके पास क्या है, प्लेटिनम की तार। ये क्या ले लिया आपने, बीकर। ठीक है, और ये जो छिद्र है इसमें से हम क्या करते हैं, H2 गैस प्रवाहित करते हैं। अब सुनना इस चीज़ को कि मैंने मानक हाइड्रोजन के लिए इतना सारा प्रोसेस क्यों किया, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो अब उसकी धातु की छड़ नहीं बनती, तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन की धातु की छड़ बनानी पड़ेगी।
और वो छड़ हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं प्लेटिनम का तार, और प्लेटिनम के तार जो है उसके ऊपर ऐसे बिक्कर से इसको क्या कर लेते हैं, हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा, इसको क्या करते हैं, बिक्कर से हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और जहाँ पर छोटा सा छिद्र है वहाँ से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, प्लेटिनम के चारों ओर एक लेयर बना लेगी, किसकी, हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, तो अब ये जो प्लेटिनम है इसके चारों ओर किस चीज़ की लेयर बन गई, हाइड्रोजन गैस की लेयर बन गई। अब ये जो हाइड्रोजन गैस की लेयर है वो, अब ये प्लेटिनम तार जो है ना वो एक टाइप से आपके हाइड्रोजन छड़ की भांति व्यवहार करने लगेगा। आप बोलोगे कि मैम हमने प्लेटिनम का तार ही क्यों लिया, क्योंकि प्लेटिनम जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगी तो यहाँ पे तो कुछ और ही बन जाएगा। समझ आई बात। तो इसलिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं जो प्लेटिनम के चारों ओर एक लेयर बना लेती है। ये हाइड्रोजन के धातु की भांति व्यवहार करती है, और उसके बाद जब किसी भी धातु को उसी के बने विलयन में डुबोया जाता है तो उसका इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। समझ आ गई बात है। और यहाँ पे हम HCl का भी विलयन ले सकते हैं, H2SO4 का भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि हमें सिर्फ हाइड्रोजन का विलयन लेना है उसके इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। अब मानक अवस्थाएं हैं तो हमने ताप कितना लेके चलना है, 298 केल्विन। दाब कितना लेके चलना है, प्रेशर 180 हम दाब लेके चलेंगे। और जो आप इसके अंदर H2SO4 का विलयन ले रहे हो, मतलब जो सॉल्यूशन ले रहे हो, वो आपको कितना लेके चलना है, तो वो आपको 1 मोल इसका सॉल्यूशन लेके चलना है। तो ये सारी कंडीशन होंगी तभी ये मानक होगा। अब बात आती है कि हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को क्यों चुना, ऐसा क्या है, तो सारा मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसके यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। ठीक है, तो डेफिनेशन के अंदर ये क्या बोल रहा है कि इसमें कांच की नली होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी क्या है, ये कांच की नली है। ये क्या है, आपकी कांच की नली, जिसे अपने फ्लास्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको अपने बीकर बोलते हैं। ठीक है, इस बड़े पात्र को अपने क्या बोलेंगे, बीकर। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या बोल रहा है कि इसमें कांच की नली होती है। ये रही कांच की नली। कांच की नली में प्लेटिनम की तार लगी होती है। ये तार किसकी है, प्लेटिनम की। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इस नली के निचला सिरा प्लेटिनम ब्लेंड से लेपित होता है। ये जो निचला सिरा है किससे लेपित है, प्लेटिनम ब्लेंड से। नेक्स्ट है, इस नली का निचला सिरा क्या होता है, खुला होता है, बंद तो नहीं है ना इसका मुंह, तो ये खुला हुआ है। इस नली के पार्श्व में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। पार्श्व में इसके साइड में से क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करवाया जा रहा है, इस हाइड्रोजन गैस को एंटर करवाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कांच की नली को H2SO4 से भरे पात्र में रखते हैं। अब इस जो कांच की नली हमने तैयार कर ली, इसको किस में रख रहे हैं, H2SO4 के बने हुए विलयन में हम रख रहे हैं। इस संपूर्ण व्यवस्था को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो पूरी व्यवस्था है इसे हम क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, या फिर इसको अपने क्या लिख देते हैं, SHE भी लिख देते हैं। अब देखो बात यहाँ पर आती है कि हमने जो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों चुना। ऐसे तो बहुत सारे तत्व होते हैं, हम कोई सी भी ले सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन में खास क्या बात है, देखो आपको पता है हाइड्रोजन का गुण है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, दोनों गुण पाए जाते हैं। यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन त्याग कर एनोड की भांति भी व्यवहार कर सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड की भांति भी व्यवहार कर सकता है। तो पहली बात तो क्या थी कि ये आपके एनोड और कैथोड दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। डिपेंड करता है कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जब हम सेल के रूप में इसको यूज़ करेंगे ना, जब ये अर्ध सेल के रूप में कार्य करेगा तो ये सामने वाला किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं उसके विभव का मान, यानी जो अपने बोल सकते हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके विभव का मान कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0 वोल्ट। आपको दो चीज़ें मिल गई इसमें, खास बातें क्या क्या मिल गई, एक तो इसके अंदर जो वोल्टता का मान है वो 0 वोल्ट है, दूसरी बात ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। तो एक बात सोचने वाली है, देखो यहीं से पता लगाया जाता है कि जो हम तत्व ले रहे हैं, यानी जो हम धातु या छड़ ले रहे हैं जिसका हम इलेक्ट्रोड बना रहे हैं,
वो एनोड की भांति व्यवहार करेगा या कैथोड की भांति। तो हम कैसे पता लगाते हैं, देखो पहले समझ लीजिए इस चीज को। जैसे मान लो मैंने एक तरफ ले लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ मैंने क्या ले लिया, जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है। दोनों को जैसे हम जोड़ते हैं, जैसे हम सेल बनाते हैं, वैसे हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जब आप क्या करोगे, ई नॉट सेल का मान ज्ञात करोगे, यानी विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करोगे। तो मैंने आपको पीछे अभी बताया है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, दोनों आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके विभवों के अंतर को, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर को ही हम इलेक्ट्रोड विभव आपके कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, सॉरी विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है मान लो मैंने एक तरफ तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले लिया और दूसरी तरफ जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया। अब जैसे मैं इनके बीच विभवांतर ज्ञात करूंगी, अब आपके पास जो आप बीच में वोल्टमीटर लगाओगे या जो भी आप लगाते हो उपकरण, उसमें विभवांतर का मान आएगा। अब जो विभवांतर का मान आएगा, समझ लें इस चीज को, जो विभवांतर का मान आएगा वो किसके कारण आएगा, वो केवल और केवल जिंक के कारण आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि विभवांतर जो है वो आप कैसे ज्ञात कर रहे हो, दोनों को माइनस करके। अब माइनस कर रहे हो, आपको पता है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके विभव का मान तो क्या है, 0। तो जब इसका मान 0 है तो जो विभवांतर आएगा वो किसके कारण आएगा, केवल और केवल जिंक के कारण। समझ आ रही बात, 0 में से कोई भी संख्या घटाओ, संख्या तो वही आएगी ना। तो बात सीधी सी ये है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इससे हम किसी के भी विभवांतर या किसी के अंदर कितना विभव होता है, उसका एक्चुअल मान कितना है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हम विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब जब हम ई नॉट सेल का मान ज्ञात करते हैं ना, तो इससे हमारे पास पर्टिकुलर कैथोड और एनोड का मान नहीं होता, हमारे पास दोनों का अंतर होता है। यानी जब हम ई नॉट सेल का मान ज्ञात करेंगे ना, तो उससे किसी भी सेल के अंदर कितना अंतर आ रहा है वो तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर कैथोड का मान कितना है, पर्टिकुलर एनोड का मान कितना है वो हम नहीं बता सकते। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास जो ई नॉट सेल का मान है ना वो कितना है, 6 वोल्ट है। क्या बोल दिया मैंने, 6 वोल्ट है। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होता है। अब आप बोलोगे कि मैम इसका मान 6 वोल्ट है, तो हो सकता है ये आपका 6 का हो, ये आपका क्या हो 12 हो और ये आपका 6 हो। समझ आ रही बात। या फिर हो सकता है भाई इसका मान 13 हो, इसका मान 7 हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसका मान 11 हो और उसका मान 5 हो। अब इनके बीच अंतर तो कितने का लेके चल रहे हो आप, अंतर तो इनके बीच आपको 6 का ही मिलेगा। आप पर्टिकुलर मुझे नहीं बता पा रहे कि आपके पास जो कैथोड है उसका फिक्स मान कितना है, जो आपके पास एनोड है उसका फिक्स मान कितना है। आप केवल और केवल ई नॉट सेल से मुझे दोनों के बीच का अंतर बता पा रहे हो। समझ आ रही है बात। तो ये जो अंतर है वो तो बताना आसान है, लेकिन पर्टिकुलर किसी की वैल्यू हम इससे ज्ञात नहीं कर पा रहे। अब पर्टिकुलर वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार किया। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए लिया क्योंकि ये आपके एनोड कैथोड दोनों की भांति व्यवहार करता है, डिपेंड करता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देने वाले के साथ जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड की भांति व्यवहार करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को, कंफ्यूज नहीं होना। सीधी सी बात ये है कि अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर कैथोड और पर्टिकुलर एनोड का मान ज्ञात करेंगे। किसकी हेल्प से, तो इसकी हेल्प से। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ले ली होगी आपने स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर किसी के बारे में तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम कंपेयर करके बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमने क्या किया, एक तो हमने ले लिया इस तरफ जिंक का इलेक्ट्रॉन, आपको ये सारी बातें बता रखी है। ये क्या है, आपकी जिंक की छड़ है,
और ये क्या है ZnSO4 का विलयन। यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम प्लेटिनम की तार, ये आपका प्लेटिनम ब्लेंड से लेपिस सीरा। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बिकर ले लिया। मैं इसको इधर शो कर दूँ, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसमें हमने क्या ले लिया, H2SO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हमें क्या करना है, हमें इनको आपस में जोड़ देना है। आप किससे जोड़ सकते हो, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, जिससे भी आप जोड़ना चाहो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बन गया सेल। अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं है, पीछे बता रखा है। इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, लवण सेतु भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जिंक है, अब हमें इसका क्या करना है, पर्टिकुलर मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले देखो हम ये देखेंगे भाई किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो जिंक होता है वो किसकी भांति कार्य करता है, एनोड की भांति। इसका क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो क्या बन जाएगा, आपका ऑक्सीकरण की भांति कार्य करेगा। और कैथोड जो है वो अब यहाँ पर क्या है आपके पास, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और यहाँ पर आपका कैथोड की तरह कौन कार्य कर रहा है, तो वो आपका कर रहा है हाइड्रोजन। अब आपको पता है हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो यहाँ बन जाएगा आपका 2H+, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, H2। समझ आ गई बात। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। अब बात आती है कि हम फॉर्मूले से इसको ज्ञात करते हैं। फॉर्मूले से कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा फॉर्मूला है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 सेल का मान रखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास E0 कैथोड है, अब वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब हमारे पास E0 कैथोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। माइनस में E0 एनोड जो है वो आपके पास क्या है, जिंक है। Zn से क्या बन रहा है आपका, Zn+2। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर E0 सेल का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उस पर जो वोल्टा का मान होता है वो कितना होता है, 0। तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये माइनस हट गया तो E0 सेल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, -E0। मैं यहाँ पे सीधे एनोड लिख के जाती हूँ, कंफ्यूज मत हो, सीधे एनोड लिख देते हैं, एनोड। अब आप देख रहे हो कि जो हमारा E0 सेल का मान है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके जिंक पर। E0 सेल का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जिंक पर, यानी एनोड पर डिपेंड कर रहा है। समझ आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से हम किसका निकाल सकते हैं, अब तो हमने जिंक की वैल्यू निकाली प्रॉपर, अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अब हम कॉपर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम कॉपर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉपर की। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ कॉपर, और यहाँ पे लिख देती हूँ CuSO4। भाई एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि अब आप बोलोगे कि मैम हमने दोनों को राइट में क्यों लिया, ये दोनों को हम लेफ्ट में क्यों ले, या फिर हमें जिंक को राइट में ही लेना पड़ेगा, कॉपर को लेफ्ट में ही लेना पड़ेगा। देखो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी की भी वोल्टा का मान ज्ञात कर रहे हैं तो हमें उस टाइम नहीं पता होता कि उसका जो मान है वो किस में निकलेगा, यानी उसका ऑक्सीकरण होगा या अपचयन। जब आप सेल तैयार कर रहे हो उससे पहले थोड़ी ना आपको पता है। अगर पता होता तो आप इसका मान क्यों निकाल रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप भले यहाँ पे रख दो। समझ आ रही बात। जिंक वाला कॉपर वाला दोनों इधर रख के कर दो, या फिर जिंक वाला इधर कॉपर वाला इधर रख के कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बस सेल तैयार करना है। सेल तैयार करने के बाद जो रिएक्शन आएगा और जो वोल्टा का मान आएगा उससे हमें पता चलेगा कि इसका ऑक्सीकरण होगा या इसका अपचयन होगा। समझ आ गई बात। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, कॉपर की छड़। अब कॉपर की
छड़ है तो आपको पता है कॉपर का क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, कॉपर का क्या होता है, अपचयन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सबसे पहले एनोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन जो होगा हमारे पास वो किसके कारण होगा, तो वो होगा हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑक्सीकरण हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यानी अब जो हमारी रिएक्शन है वो इस तरीके से हो जाएगी, H2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बन जाएगा 2H+ और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कैथोड लेना है और कैथोड पर हमारे पास क्या है, कॉपर है। कॉपर का क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Cu जो है +2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यहाँ पे बन जाएगा Cu। रिएक्शन इसमें अब ये होगी। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो हमारा मान होगा वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अब कैथोड है वो तो कॉपर है, लेकिन एनोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। यानी अब ये हो जाएगा E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के रूप में कौन काम कर रहा है, वो आपका एनोड काम कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस में इसका मान कितना आ जाएगा 0 और E0 सेल बराबर E0 कैथोड। क्लियर बात, ये आ गया आपके पास मान। यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम एनोड या कैथोड का अलग अलग मान निकालना चाहेंगे वो केवल और केवल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही निकाल पाएंगे। समझ आ गई होगी बात, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो आज का लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और जो बच्चे जिनको नोट्स की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको मैंने पीछे बता रखा है, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ कि मेरा जो है पेड कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके मेरी सारी सुविधाएं जो है नोट्स PDF के रूप में, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो भी टेस्ट सीरीज़ है और जो मेरे लेक्चर्स है वो सारे के जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, किसका, ड्रीम क्लासेस लर्निंग ऐप का डाल दूँगी। ठीक है, तो वीडियो को पसंद करना, लाइक शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।